आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तब से लेकर 2021 तक की स्थिति में मध्य प्रदेश में जितने भी राज्यपाल नियुक्त किए गए, उन राज्यपालों से संबंधित जो भी उनकी राजनीतिक उपलब्धियां रहीं या जो सामाजिक उपलब्धियां रहीं या इस पद से संबंधित विशेषताएं जो हैं, उस पे आज हम जो है वो बातचीत करेंगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो का उद्देश्य संविधान में राज्यपाल के पद से संबंधित क्या प्रावधान है, इसके ऊपर बात करना नहीं है। इस विषय पर किसी दिन हम और अन्य एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस विषय के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं राज्यपाल से संबंधित बातें, और उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो व्यापम के एग्जाम हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम हो, या राज्य स्तरीय जो अन्य परीक्षाएं हैं और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं जो हैं, उनमें कोई भी प्रश्न आपका मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित जो है वो गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे आज के पहले राज्यपाल हैं पट्टभी सीतारमैया। हालांकि आप पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, भोगराजू पट्टभी सीतारमैया। दक्षिण की राजनीति में पट्टभी सीतारमैया जो थे, उनका एक बहुत बड़ा नाम था और कांग्रेस की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा जो है वो चेहरा थे। क्योंकि शुरुआत में तो उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तो एज ए मेडिकल प्रैक्टिस से की, यानी निश्चित रूप से वो डॉक्टर थे, इसलिए उनके नाम के साथ जो है वो डॉक्टर पट्टभी सीतारमैया जो है वो लिखा जाता है। और जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ तो दक्षिण की राजनीति में वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। इस दौरान 1919 में उन्होंने जन्मभूमि नाम का एक वीकली जो न्यूज़पेपर था, वो भी पब्लिश करना जो है वो शुरू किया। ये इंग्लिश में जो है वो पब्लिश हुआ करता था। और फिर धीरे धीरे वो महात्मा गांधी के निकट आते चले गए और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ वो जुड़े रहे। अब पट्टभी सीतारमैया से संबंधित जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए। नंबर 1 तो 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस सेशन, ये राज्यपाल के पद से जुड़ा हुआ मुद्दा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये घटना करती है, जिसको त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस या त्रिपुरी का कांग्रेस संकट भी जो है वो कहा जाता है। एक्चुअल हुआ क्या, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। 1938 में जब हरिपुरा में कांग्रेस सेशन हुआ, तो उस कांग्रेस सेशन में सुभाष चंद्र बोस के हाथ में जो है वो कांग्रेस की कमान जो है वो आ गई है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के चेयरमैन जो है वो बन चुके थे या प्रेसिडेंट जो है वो बन चुके थे। अब 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो जवाहरलाल नेहरू को नेशनल प्लानिंग कमेटी उस समय उन्होंने गठित करी और कहा कि भाई आप इसकी अध्यक्षता करो, और इस तरह से वो कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। लेकिन 1939 में, ये तो घटना 1938 की हो गई, ये एमपी से नहीं जुड़ी हुई सीधे, लेकिन 1939 का जो त्रिपुरी कांग्रेस सेशन था, क्योंकि आप सभी जानते होंगे त्रिपुरी यानी जबलपुर आज का, तो त्रिपुरी कांग्रेस सेशन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण पट्टभी सीतारमैया भी चर्चा में आ गए और ये सेशन भी चर्चा में रहा और विवादों में भी रहा। एक्चुअल हुआ कि 1939 का जो त्रिपुरी कांग्रेस सेशन था, महात्मा गांधी की इच्छा थी कि पट्टभी सीतारमैया उसमें जो है वो अध्यक्ष के पद के लिए खड़े हों, और सुभाष चंद्र बोस तो ऑलरेडी थे। तो महात्मा गांधी के कहने पर जो है वो पट्टभी सीतारमैया जो है वो उसमें खड़े हो गए। लेकिन जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए 1939 का त्रिपुरी, तो सुभाष चंद्र जो बोस थे, यहाँ अपन देखें सुभाष चंद्र बोस, उनको जो है वो मिले थे 1580 वोट्स, यानी 1580 वोट जो है वो किसको मिले थे, सुभाष चंद्र बोस। जबकि पट्टभी सीतारमैया जो थे, यहाँ पर सीतारमैया लिख लेते हैं हम लोग, उनको जो है वो इस इलेक्शन में मिले थे 1377 वोट। इस प्रकार पट्टभी सीतारमैया इलेक्शन तो हार गए और सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस इलेक्शन को जीत गए, लेकिन कहते हैं कि महात्मा गांधी के साथ थोड़ा सा उनका मन मुटाव जो है वो हो गया था। अब सब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो गोविंद बल्लभ पंत, जो आपने सुना ही होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो बहुत बड़ा नाम है गोविंद बल्लभ पंत,
गोविंद बल्लभ पंत ने एक प्रस्ताव पारित किया कि भाई अब सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन करें। जब वो कार्यकारिणी समिति का गठन करना चाह रहे थे तो उनको जो है वो सहयोग नहीं मिला कांग्रेस की ओर से, जिससे वो नाराज हो गए सुभाष चंद्र बोस। और फाइनली फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस के साथ काम करना कठिन है, और उन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया तो फिर पट्टभी सीतारमैया जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये ध्यान रखिएगा। फिर त्रिपुरी में जो अध्यक्षता किसको मिल गई, जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये एक घटना आपको याद रखना है। ये जो घटना है इसको त्रिपुरी संकट या त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से भी जो है वो इतिहास में, जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुकें पढ़ेंगे तो उसमें लिखी हुई मिलती है। तो ये तो यहां तक बात होगी कि इनका संबंध जो है वो 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस सेशन से है। इसके बाद 1948 में जब देश स्वतंत्र हो गया, जिस समय ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है और ये आप याद भी रखिएगा कि 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र होने के बाद 1948 में जब जयपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ, तो उस जयपुर कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता करी थी पट्टभी सीतारमैया ने। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर पॉइंट है आपको एग्जाम के लिए। 1948 टू 50 जो ये टाइम लिखा है, इसमें आप 1948 और 49 जरूर याद रखिएगा, और स्पेशली आप 1948 जरूर याद रखिएगा, और सेशन कहाँ का याद रखिएगा, जयपुर का, ये याद रखिएगा। यानी एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है वो पट्टभी सीतारमैया किस कांग्रेस सेशन में पहली बार जो है वो अध्यक्ष चुने गए थे या अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित हुए थे। तो आप आंसर कर दोगे कि वो जयपुर कांग्रेस सेशन था, जिसमें वो जो है वो अध्यक्ष के पद पर रहे। और फिर 1948 में अध्यक्ष के पद पर जब वो रहे, तो उसके बाद 1949 में भी वो उस अध्यक्ष के पद पर रहे, और उसके पहले जेबी कृपलानी। अच्छा, सो ये भी एक याद रख लीजिएगा ऐसे सभी लोग कि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस में जो है जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर जेबी कृपलानी जो थे, ये याद रखिएगा। ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि अब टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो जेबी कृपलानी यहां लिख लेते हैं अपन, जेबी कृपलानी 1947 और 1948 1949 ये आप याद रखेंगे पट्टभी सीतारमैया का नाम। और जो सेशन है कहाँ हुआ था, वो जगह का नाम भी आपको याद रखना, वो हुआ था जयपुर में। तो जयपुर सेशन, ये एक याद रखिए। कांग्रेस की राजनीति में वो एक इतना बड़ा चेहरा थे पट्टभी सीतारमैया कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया, उनका जो लेखन माना जाता है, उसमें ज्यादातर जो उनकी किताबें थी वो कांग्रेस से ही कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ी रही। जैसे जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 में पब्लिश हुई, और कांग्रेस का इतिहास समझने के लिए एक अच्छी जो है वो किताब ये मानी जा सकती है। दूसरी एक बुक आप याद रखना है, वाई वोट कांग्रेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। और तीसरी जो है वो आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो नेशनल एजुकेशन नाम की जो बुक है 1912, इसका सीधा संबंध या सरोकार जो है वो कांग्रेस से नहीं है। तो यहाँ आप देखिए बहुत अच्छी बात लिखिए, ऑथर ऑफ फर्स्ट हिस्ट्री अकाउंट ऑफ कांग्रेस। ये अपने आप में एक पूरा प्रश्न है कि कांग्रेस का जो इतिहास है उसको पहला ऑफिशियली जो अकाउंट के रूप में किसने लिखा, यहाँ पर लिखने का काम तो पट्टभी सीतारमैया ने लिखा। और इसको कब पब्लिश कराया पट्टभी सीतारमैया ने, तो 19 जो है वो 35 में इनकी ये रचना जो है वो पब्लिश हुई थी। इस तरह से पट्टभी सीतारमैया जो है वो जून 13 ऑफ जून आपको दिख रहा होगा कि 13 ऑफ जून 1957 तक वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद दक्षिण वापस, चूंकि वो दक्षिण की राजनीति में एक बड़ा चेहरा थे तो फिर वो वापस वहीं चले गए, और फाइनली 1959 में दक्षिण में ही आंध्र प्रदेश की राजनीति में नाम था बड़ा उनका, इसलिए आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में ही आपका जो है वो निधन हो गया था। तो वो फिगर तो खैर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवरऑल 5 चीजें जो है याद रखना है जो अभी तक हमने बात करी। नंबर 1 कि 1919 में उन्होंने जन्मभूमि नाम से एक इंग्लिश वीकली पेपर पब्लिश शुरू किया, ये पहला इंपॉर्टेंट हो गया। नंबर 2, 1939 में वो त्रिपुरी कांग्रेस सेशन में सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट जो है वो खड़े हुए थे, और उस इलेक्शन में जो है वो उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि उन्हें केवल जो है वो कितने वोट मिले थे, 1377, यानी 1377 वोट उन्होंने सिक्योर किए थे।
तीसरा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कांग्रेस के इतिहास के ऊपर जो है वो 1935 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की एक बुक लिखी, जिसको जो है वो हिस्ट्री अकाउंट ऑफ कांग्रेस के नाम से भी जो है वो जाना जा सकता है। ये भी आप एक इंपॉर्टेंट याद रखिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि 1948 में और 1949 में जो जयपुर कांग्रेस सेशन हुआ, उसमें उन्होंने जो है वो अध्यक्षता की थी। ये एक उनके बारे में इतना, और आपको जो है वो पट्टभी सीतारामैया के बारे में याद रखना है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे पट्टभी सीतारामैया, उनसे संबंधित जो बुनियादी बातें हैं वो याद रखना है। एक आखिरी बात और जो मैं समझता हूं कि सभी लोग याद रखें, क्योंकि ज्यादातर जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो हम या तो जो है वो बीपी सीतारामैया पढ़ते हैं या हम पट्टभी सीतारामैया पढ़ते हैं। हम कभी भी भोगराजू वर्ड का प्रयोग नहीं करते। और भोगराजू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप याद करें 2019 में 18 में जब एमपीपीएससी के एग्जाम्स आपने देखे होंगे, तो कई बार जो है वो इन्होंने आरसी नरोहा, आरपी नरोहा, इस तरह के नामों में बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हमने तो पूरा नाम कभी पढ़ा भी नहीं। तो इसीलिए आप कम से कम जो है वो भोगराजू जो है वो भी याद रखिएगा कि भोगराजू पट्टभी सीतारामैया के नाम से उन्हें जाना जाता। तो ये मध्य प्रदेश के हमारे पहले राज्यपाल हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल के बारे में। हमारे दूसरे राज्यपाल मध्य प्रदेश के हैं हरि विनायक पाटस्कर। नाम के साथ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पद्म विभूषण लिखा हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिस समय वो राज्यपाल के पद पर थे, 14 जून 1957 को आप राज्यपाल नियुक्त हुए और 10 फेब 1965 तक वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति भी थे, क्योंकि 1955 टू 67, तो सबसे लंबा अगर आपको कोई टेन्योर पूछता है कि भाई राज्यपाल का जो पद है उसका सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का है, तो आप जो है वो हरि विनायक पाटस्कर का नाम जो है वो याद रखिएगा। हम बहुत अच्छे जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जब राज्यपाल के टेन्योर की बात करी जाती है या उसकी पदावधि की बात की जाती है कि किस समय से किस समय तक राज्यपाल का टेन्योर होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 156 जो है इसमें बहुत हद तक साइलेंट सा महसूस होता है। क्योंकि जब हम 156 आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो राज्यपाल पद धारण करेगा, यानी प्लेजर पर पोस्ट है। तो डेफिनेटली जो पोस्ट प्लेजर पोस्ट होती है वो उसका जो है वो फिक्स कोई टेन्योर तो होता नहीं कि भाई 5 साल के लिए फिक्स हो। हालांकि ये है कि आर्टिकल 156 जो है वो हमारे संविधान का, उसका क्लॉज 3 अगर आप पढ़ें तो उसमें ये जरूर लिखा हुआ है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ये उसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये बात कब लागू नहीं होती? जब पहली वाली बात होगी कि 156(1) में क्या लिखा हुआ है कि साहब वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद के ऊपर है राज्यपाल। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर पर होने के कारण ये 57 टू 65 ये लंबे समय तक इतने जो है वो राज्यपाल के पद पर जो है वो रहे। दूसरा, अब हरि विनायक पाटस्कर से संबंधित क्या क्या बातें जो है वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है वो याद रखना चाहिए। पहली बात तो आपको याद रखना चाहिए कि जिस समय वो राज्यपाल के पद पर थे उसी समय उन्हें सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 1963 में उन्हें पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया। ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो उनसे संबंधित जो है वो बात जो है वो हो सकती है। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट बात कि जब वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए तो राज्यपाल बनने से पहले, मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होने से पहले वो केंद्र की राजनीति में बहुत एक इंपॉर्टेंट पदों के ऊपर रह चुके थे। तो हम उनके कैरियर के बारे में बात करें तो देखिए वो चूंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वो पुणे से थे, इसलिए वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा थे। ठीक है, मेंबर ऑफ बॉम्बे काउंसिल इन 1926, तो ये हमारे लिए तो काम का नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी संविधान सभा में वो सदस्य रहे, ये पहली बात जो है वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुए 1951-52 में, जब पहले जनरल इलेक्शन हुए भारत में आम चुनाव, तो उसमें भी वो चुने गए, ये भी एक आपको याद रखना है। और जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए तो उसी के बाद उनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का चार्ज मिला, जिसको हम नागरिक उड्डयन मंत्रालय कहते हैं आज।
अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस मंत्रालय की उन्हें कमान दी गई है, वही मंत्रालय का चार्ज जो है उन्हें 1955 से 1957 के बीच में दिया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट है। और फिर उस पोस्ट के बाद 1957 तक रहे, और फिर 1957 में उस पोस्ट के बाद सीधे उन्हें मध्य प्रदेश का दूसरा जो है वो क्या नियुक्त कर दिया गया, राज्यपाल जो है वो नियुक्त कर दिया गया। ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो बात इनसे जुड़ी हुई जो है वो मानी जा सकती है। अगली जो बात उनसे जुड़ी हुई सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिस समय अगर कहा जाए कि आप राज्यपाल के पद पर थे, उस दौरान जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में, ये ध्यान रखिएगा ये वाली बात ऐसे जो है, क्योंकि क्या हुआ कि इसको अपन ऐसे समझे, पहले तो चलिए एक हिंदू कोड बिल के बारे में बात करते, फिर एमपी की राजनीति के बारे में, तो छोटी सी बात है उसको अभी आखिरी में देखें। हिंदू कोड बिल, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो बात आपके लिए एग्जाम के लिए हो सकती है। देखिए यहां लिखा हुआ है एज यूनियन लॉ मिनिस्टर, ठीक है, इंट्रोड्यूस हिंदू कोड बिल। तो पहले तो ये बता दूं कि उस समय वो जो है वो विधि मंत्री के पद पर तो नहीं थे, ठीक है, तो विधि मंत्री तो नहीं आएगा आपको, लेकिन हिंदू कोड बिल को प्रस्तुत कराने में उनकी एक अहम भूमिका जो है वो निश्चित रूप से जो है वो रही होगी। ये एक क्वेश्चन जो है वो हनि विनायक पाटस्कर के बारे में जो है वो पूछा जा सकता है। हिंदू कोड बिल, अगर आपने थोड़ा बहुत कभी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो वैयक्तिक कानून होते हैं उस दिशा में हिंदू कोड बिल स्वतंत्रता के बाद जो पहला जो है वो बड़ा जो है वो कानून जो है वो माना जाता है। तो 1955 में हिंदू कोड बिल आया था, आपको याद होगा 1955 1956 में ये हिंदू कोड बिल आया था, और इस कोड बिल में 4 कानून थे, ठीक है, और चारों फिर जो है वो कानून में जो है वो तब्दील हो गए। पहला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था इसके अंतर्गत, दूसरा जो है वो हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम आया था, तीसरा जो है वो हिंदू विवाह अधिनियम, अब यहाँ लिखना तो संभव नहीं है, आप केवल खुद नोट करिएगा उसको, और चौथा जो था वो आपका था हिंदू संरक्षकता अधिनियम। तो 4 जो है वो अधिनियम इसके तहत पास हुए, और उसमें इनकी बड़ी जो है वो भूमिका जो है वो मानी जा सकती है। तो ओवरऑल आपके एग्जाम के लिए 3 बातें हैं इसमें। नंबर 1 कि वह सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहे, ये पहली बात। दूसरा, वो पहले ऐसे राज्यपाल थे जिन्हें पद पर जब रहते हुए ही पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया। तीसरा, कि जिस समय वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उसके पहले, ठीक है, जस्ट 1957 में, उसके पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो देखा करते थे। सिविल एविएशन मतलब नागरिक उड्डयन जो है वो मंत्रालय को जो है वो देखा करते थे। इतनी बातें आपको जो है वो हरि विनायक पाटस्कर के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर 7 ईयर, बाकी तो कुछ काम का नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश के तीसरे राज्यपाल के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के तीसरे जो राज्यपाल थे उनका नाम था केसी रेड्डी। अब आपको जो पहला फैक्ट इनके बारे में याद रखना है वो इनका पूरा नाम याद रखना। तो पूरा नाम आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्यासंबिल चिंगल राव रेड्डी, के सी रेड्डी। तो ये एक अपने आप में पूरा क्वेश्चन है कंप्लीट, कि भाई क्या होता है, कई बार जो है वो नाम केसी रेड्डी के कई नामों से वो जो है वो उच्चारण आपको दे सकते। तो आप याद रखिएगा उनका पूरा नाम था क्यास संबिल चिंगल राव रेड्डी, केसी रेड्डी के नाम से जो है वो उनको जो है वो जाना जाता था। और दक्षिण की राजनीति में केसी रेड्डी जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो चेहरा थे। वह मध्य प्रदेश में 1965 से, आप देख रहे होंगे 11 फरवरी 1965 को वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, और 11th ऑफ फेब 1965 से 7th ऑफ मार्च 1971 तक जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहे। इस दौरान एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखना है, जिस समय वो राज्यपाल थे, तीसरे राज्यपाल, इसी दौरान मध्य प्रदेश में पहली बार एक्टिंग गवर्नर भी जो है वो अपॉइंट हुए थे, और वो एक्टिंग गवर्नर जो थे उनका नाम था पीवी दीक्षित। तो इस बात से आपको इनडायरेक्टली एक बात तो ये पता चल गई कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं इसी दौरान जो है वो पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे होंगे। तो एक्चुअल हुआ क्या है कि 1965 में आप गवर्नर के पोस्ट पर अपॉइंट हुए, और 1965 में जब गवर्नर बने तो उसके बाद 3rd ऑफ फेब, यहां लिख लेते हैं 3rd ऑफ फेब
1966 से 9th ऑफ फेब 1966 तक, चूंकि राज्यपाल अपने पद पर नहीं थे, तो इस दौरान बहुत छोटा सा समय है ये, आपको दिख रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा जो है वो समय जो है वो नहीं है। 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक का, मतलब मोटा अंदाज लगाया जाए तो लगभग 6 दिन का जो समय। इस दौरान जो है एक्टिंग गवर्नर की पोस्ट पर, यहां पर अपन ये भी लिख लेते हैं, एक्टिंग गवर्नर जो है वो कौन रहे? पीवी दीक्षित। तो अब आपके सामने एक जो इंपॉर्टेंट जो है वो बात आ गई कि पीवी दीक्षित जो है वो 1966 में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जो है वो रहे होंगे। ये एक जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो जानकारी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये छोटी छोटी सी जानकारियां जो होती हैं वो हम छोड़ देते हैं, तो उससे भी हमको एग्जाम में कई जो है वो नुकसान हो जाता है। तो ये एक तो ये अपने को याद है। दूसरा, ये पहला तो फैक्ट हो गया हमारा कि 66 से 66 में मतलब लगभग 6 दिन तक वो जो है वो एक्टिंग गवर्नर रहे इसी दौरान। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो दक्षिण में कर्नाटक की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो है वो चेहरा थे। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ मैसूर स्टेट, ठीक है, तो वो मैसूर स्टेट के जो चीफ, देखिए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के बारे में हम जो है वो बात नहीं कर रहे, मैं आपको पहले भी बता, हम बात कर रहे हैं मैसूर स्टेट के चीफ मिनिस्टर की। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे मैसूर स्टेट के। एक्चुअल क्या हुआ कि जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसके बाद जो है वो मैसूर स्टेट जो है वो का गठन, और ये जो मैसूर स्टेट था उसके पहले चीफ मिनिस्टर जो है वो 1947 में यही बने, और 1952 तक, 1947 से 1952 तक वो जो है वो मैसूर स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे। बाद में जो है 1956 में आपको याद होगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब एक्ट पास हुआ, तो फिर जो है वो मैसूर स्टेट के स्थान पर जो है वो कर्नाटक स्टेट की जो है वो बात निकल कर आई। इस दौरान के बीच की एक घटना और याद रखिएगा कि मैसूर, एक मैं लिख देता हूं आपको, मैसूर और कर्नाटक के बीच एक वर्ड और आता है, कभी दक्षिण की राजनीति के लिए याद रख लीजिएगा, हालांकि इनसे संबंधित नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए, उसका नाम था कुर्ग स्टेट। ठीक है, तो मैसूर स्टेट 47 टू 56 और 56 में कुर्ग, और फिर 56 के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के तहत कर्नाटक स्टेट जो है वो। तो इस तरह से ये जो है वो बात जो है वो निकल कर आई। तो ये पहले वहां पर रहे। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, जैसे अभी 2021 के एमपीपीएससी में इसी से मिलता जुलता आपको याद होगा कि एक जो है वो प्रश्न जो है वो एमपीपीएससी के द्वारा जो है वो पूछ लिया गया था कि भाई वो जो भगवत दयाल शर्मा जो है वो किस राज्य के जो है वो चीफ मिनिस्टर थे। तो वाला क्वेश्चन आया था कि हरियाणा, क्योंकि वो हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर थे, तो हो सकता है कि भविष्य में मैसूर स्टेट के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में जो है वो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सके। दूसरी बात इनके बारे में क्या याद रखना, एक तो नाम आपने पूरा नाम उम्मीद है कि लिख ही लिया होगा। दूसरा, आपने याद कर लिया होगा कि वो मैसूर स्टेट के जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर थे। तीसरा, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी मेंबर थे, ये भी आपको जो है वो याद रखना है। चौथा, कि वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मेंबर रहे, लेकिन जब 1952 के जब जनरल इलेक्शन हुए उस समय वो लोकसभा से मेंबर नहीं थे, उस समय वो राज्यसभा से जो है वो मेंबर रहे। तो ये यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर फ्रॉम 1952 टू 57 और इलेक्टेड लोकसभा मेंबर फ्रॉम 1957 टू 1964। तो ये एक थोड़ी सी अलग बात है कि पहले वो कहा जाए राज्यसभा से एमपी रहे, और उसके बाद फिर जो है वो लोकसभा से एमपी के जो है वो पद के ऊपर जो है वो रहे। इन पदों के अलावा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होने के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रभार भी उनके पास रहा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी वाणिज्य एवं उद्योग जो मंत्रालय है उसमें भी वो मंत्री के पद पे रहे। एक्चुअल क्या था कि 1960 में वाणिज्य एवं उद्योग जो मंत्रालय है इसका प्रभार लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में। फिर लाल बहादुर शास्त्री के हाथ से लेकर जो है वो इनको ये प्रभार जो है वो दे दिया गया था। तो ये उद्योग और वाणिज्य मंत्री के पद पर रहे, हालांकि ये इस पद के ऊपर बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, 61 टू 62। फिर भी आपको जो है वो केंद्रीय राजनीति में एक ये जो है वो नाम आपको याद रखना है।
तो ओवरऑल थर्ड गवर्नर के बारे में आपको 4 बातें जो इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, पहली, उनका पूरा नाम आपको याद रखना है, ठीक है, कि चेंगलराव रेड्डी के नाम। दूसरा जो है वो आपको याद रखना है कि वो मैसूर स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर थे। जो सेकंड वन है कि वो मैसूर स्टेट के जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पर। तीसरा आपको याद रखना है कि वह वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी रहे, ये भी आपको याद रखना है। चौथा कि वो एक जनवाड़ी नाम का जो पत्र था उसके एडिटर रहे। अगर ये याद रखना चाहें तो, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप ये याद रख सकते हैं। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि इन्हीं के जब राज्यपाल के ये पद पर थे तो इसी राज्यपाल के पद के दौरान 6 दिन के लिए पीवी दीक्षित जो है वो मध्य प्रदेश के पहले एक्टिंग गवर्नर जो है वो बने थे। और 66 में पीवी दीक्षित जो है वो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, ये याद रखना। और इसमें एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर पीवी दीक्षित के बारे में, जिससे कि कम से कम ये बात आपको याद रहे सभी लोगों को, कि जो पीवी दीक्षित हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, पीवी दीक्षित हैं वो 1959 से 1969 तक, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रहे। 1959 टू 1969 तक जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर जो है वो है। तो ये दोनों बातें जो हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखना चाहिए। चलिए, तो अब हम अगले राज्यपाल के पद के ऊपर बढ़ते हैं मध्य प्रदेश। चलिए, अगले जो राज्यपाल हैं हमारे मध्य प्रदेश के वो हैं एस.एन. सिन्हा। आप पूरा नाम याद रखिएगा, सत्यनारायण सिन्हा। मैंने आपको अभी पहले भी बोला है कि राज्यपाल का जो पद है उससे जुड़े हुए जितने भी पर्सनालिटीज हैं उनके नाम आप पूरे याद रखें, ठीक है, ऐसे एस.एन. सिन्हा ना याद रखें, श्री सत्यनारायण सिन्हा जो है वो आप याद रखिएगा। सत्यनारायण सिन्हा मध्य प्रदेश के चौथे राज्यपाल थे। और देखिए, एक्टिंग गवर्नर्स को अगर हम हटा दें, एक्टिंग गवर्नर्स की पोस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो उस पद के ऊपर ये चौथे राज्यपाल थे। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा थे, कांग्रेस की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा चेहरा थे। मध्य प्रदेश में 1971 में जब वो राज्यपाल नियुक्त हुए, मार्च 1971 में, तो राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने से पहले उनसे जुड़ी हुई 2-3 बातें जो है वो आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। कि पहला, कि वो केंद्र की जो राजनीति थी उस समय, यानी जो सेंट्रल पॉलिटिक्स हुआ करती थी, उसमें एक बहुत बड़ा चेहरा थे। और उसमें बड़ा चेहरा ऐसे थे कि पहले तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर रहे। ये एक पद उनके पास था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था उनके पास, ये एक आपको याद रखना है, पहला। दूसरा जो है वो आपको याद रखना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास था। यानी ये 2 बड़े पदों के ऊपर रहे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये दोनों पदों के ऊपर जो है वो आपको जो है वो मैं समझता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये पहली बात तो यहां तक समझ पड़ी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है सत्यनारायण सिन्हा के बारे में, ये भी एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। जिस समय सत्यनारायण सिन्हा जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, ये वही समय था जब मध्य प्रदेश में पहली बार जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो बात जो है वो हो सकती है। आपको याद होगा कि 1977 में, हम थोड़ा सा इसको देखें, 1977 में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था श्यामा चरण शुक्ल, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे उनका क्या नाम था? श्यामा चरण शुक्ल। तो अप्रैल 1977 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा डेट, 13 अप्रैल 1977 को सत्यनारायण सिन्हा जो थे उन्होंने राष्ट्रपति से राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहा।
और उसके बाद फिर जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया था। तो अप्रैल 1977 से जून 1977 के बीच, यानी 30 अप्रैल 1977 से लेकर 23 जून 1977 तक, ये 54 डेज तक मध्य प्रदेश में पहली बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो पहले तो 2 पॉइंट आपने याद कर लिए कि भाई जो है वो कम्युनिकेशन से भी जुड़े हुए थे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा आपने ये याद कर लिया कि वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जुड़े हुए थे। तीसरा कि वो ये वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सत्यनारायण सिन्हा पहले ऐसे राज्यपाल थे जिनके शासनकाल के दौरान 1900 अप्रैल 1977 में मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन को लगाए जाने से पहले मध्य प्रदेश में श्यामा चरण शुक्ल, यहां लिख लेते हैं श्यामा चरण शुक्ल, और राष्ट्रपति शासन के बाद कैलाश चंद्र जोशी, कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के सीएम बने। ये तो सीएम थे दोनों, ठीक है यहां पर। और इसके बीच में कब से कब तक रहा, 30 अप्रैल से लेकर 23 जून 1977 तक मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो राष्ट्रपति शासन रहा। अच्छा, ये एक और नजरिए से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? क्योंकि जब ये पहली बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में खत्म हुआ ना, तो कैलाश चंद्र जो है जोशी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और कैलाश चंद्र जोशी का आपको याद होगा नवंबर 2019 में क्या हुआ था, निधन हुआ था। तो इस नजरिए से ये करंट में भी आपको क्वेश्चन आने वाले 2-3 साल तक पूछा जा सकता है कि कैलाश चंद्र जोशी चूंकि उनका निधन हुआ था तो वो राष्ट्रपति शासन के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो बात आपको जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो दिख रहा होगा आपको, देखिए मैंने मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति शासन से संबंधित एक फाइल यहाँ पर आपके सामने दी है। एसएन सिन्हा, सत्यनारायण सिन्हा ये थे यहाँ पर कहा जाए। और 30 अप्रैल 1977 को राष्ट्रपति शासन लगा, असेंबली वाज डिसॉल्व। तो आपको मालूम होगा कि हमारी जो विधानसभा थी उसको विघटित कर दिया गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, इन द मार्च 1977 लोकसभा इलेक्शन द कांग्रेस, ठीक है यहाँ पर मैं इसको स्क्रीन से ऐसे बताता हूँ, इन द मार्च 1977 लोकसभा इलेक्शन द कांग्रेस द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट, ठीक है, कुड विन ओनली 1 सीट फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो आप कहीं इसको शायद रिवेन्यू मान लो, ठीक है, मतलब उससे भी जो है वो, क्योंकि देखो राष्ट्रपति शासन लगाने के तो बहुत सारे ग्राउंड होते हैं। और ये हालांकि संविधान के अनुच्छेद 356 में तो ये लिखा हुआ है कि राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाए। लेकिन राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगते हैं उसको लेकर सदैव जो है वो यानी प्रेसिडेंट रूल को लेकर विवाद हमेशा ही बने रहे। और इसमें सबसे बड़ा विवाद आपको याद होगा कि जो कर्नाटक की राजनीति में 1994 का जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसमें राष्ट्रपति शासन जो लगाने की, वो भी आएगा अभी इसी के अंदर, वो विवाद को बहुत चर्चा में रहा है कि भाई एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आपके पास सही ग्राउंड नहीं है तो भी आप राष्ट्रपति शासन लगा देते। तो यहाँ शायद कुछ ऐसा ही लग रहा है देखकर यहाँ पर। तो एसएन सिन्हा के शासनकाल में ही राज्यपाल जब रहे तो पहली बार ये राष्ट्रपति शासन लगा, 52 डेज तक रहा। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि राष्ट्रपति शासन के लगाए जाने से पहले और राष्ट्रपति शासन के लगाए जाने के बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन, यानी श्यामा चरण शुक्ल याद रखिए और कैलाश चंद्र जोशी याद रखिए, ये एक। तो दूसरा और क्या इनके बारे में जो है वो याद रखना है, तो एक दो पॉइंट छोटे छोटे और चाहे तो आप याद रख सकते हैं। ये तो आपने लिख ही लिए होंगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ फैमिली प्लानिंग जो है वो, ठीक है। दूसरा आपने ये ब्रॉडकास्टिंग वाला भी जो है वो नोट जो है वो कर लिया होगा। एक जानकारी और जो मुझे लगता है कि आपको इनके बारे में जो है वो पता होना चाहिए, वो ये है कि जब बिहार की राजनीति में ये एंटर हुए, मतलब जब शुरुआती राजनीति में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, तो ये 1926 से 1930 तक विधान परिषद जो बिहार की है, आपको मालूम होगा कि विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वहां की विधान परिषद, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं,
तो विधान परिषद के अंदर जो है, सभा के अंदर नहीं, विधान परिषद के अंदर जो है वो बिहार की वो जो है वो सदस्य रहे। तो यहां से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की जो है वो शुरुआत करी। तो ये थे हमारे सत्यनारायण सिन्हा, मध्य प्रदेश के चौथे राज्यपाल। और इनसे संबंधित हर वो बात जो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति शासन की से संबंधित हो, चाहे वो केंद्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण पदों से संबंधित हो, उसके ऊपर हमने अभी बात करी है। अब हम अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं, तो चलते हैं अगले राज्यपाल की। तो अब हमारे अगले इसी क्रम में जो है राज्यपाल हैं एन वांचू, जो 1977 यानी 14 अक्टूबर 1977 से 16 अगस्त 1978 तक मध्य प्रदेश के जो है वो राज्यपाल रहे। इनका भी आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, तो निरंजन नाथ वांचू। ठीक है, ये पूरा हर राज्यपाल से संबंधित आपको पूरे नाम जो है वो पता होना चाहिए। तो निरंजन नाथ वांचू आपका पूरा नाम। मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होने से पहले आप केरल में जो है वो राज्यपाल के पद पर रहे। तो एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो केरल के राज्यपाल रहे, वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिए। 1973 से 1977 तक वो केरल के गवर्नर रहे। ठीक है, यानी वो केरला में जो है वो गवर्नर की पोस्ट के ऊपर रहे। और केरला की गवर्नर की पोस्ट पर रहे, वो क्यों इंपॉर्टेंट हो गया वो समझिए। अभी आपने देखा होगा लगभग 28 जुलाई की बात है, केरल की जो विधानसभा है वहां पर कुछ विधायक जो हैं उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। और जब ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस बात को जो है वो गलत कहा कि भाई इस तरह से विधायकों को यानी ये करना नहीं चाहिए। और इसमें जो है वहां के गवर्नर ने भी इस बात का जो है वो खंडन किया कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान जो भी केरल के राज्यपाल हैं, तो केरल में सेम घटना, ऐसी की ऐसी घटना पहले भी एक बार हो चुकी है। जब आप कहीं पढ़ेंगे तो वो घटना कब हुई थी, जब एन वांचू जो है 73 में केरल में जो है वो गवर्नर थे। तो ये जो केरल वाला जो इंसिडेंट अभी आप पढ़ें पेपरों में या आप कहीं भी आपने सुना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसमें काफी चर्चा में है अभी। तो वो साफ कह रहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ कि केरल की देखिए भारत की कई विधानसभाओं में ये बात होती रही कि वहां पर जो है वो विधायक कई बार जो है वो हो हल्ला कर देते हैं, शासकीय संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे अभी केरल में जो है विधानसभा में जो तोड़फोड़ हुई, तो ऐसा के ऐसा जो है वो इंसिडेंट जो है वो पहले भी वहां केरल में हो चुका है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर जब 77 से 78 तक रहे, ये तो आपको याद रखना ही है, एक इंपॉर्टेंट है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या हो गया, ये 1973 से 1978 तक जो वो केरल के गवर्नर रहे, वो एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद है। दूसरी बात इनके बारे में ये कि अभी तक जितने राज्यपाल आपने पढ़े, उन सभी राज्यपालों में ये पहले ऐसे राज्यपाल थे जो आईसीएस से थे। ठीक है, जिसको आज आप आईएएस बोलते हो, उस समय इंडियन सिविल सर्विस, आज आईएएस। तो आईसीएस से थे। और बिहार कैडर के वो आईएएस जो है वो ऑफिसर हुआ करते थे। 80s और 90s का जो डिकेड था भारत के इतिहास में, उसमें परपाटी सी कहा जाए, परंपरा सी भी बनी हुई थी कि जो मोस्ट सीनियर आईएएस होते थे, रिटायर्ड आईएएस होते थे, ठीक है, उन रिटायर्ड आईएएस को क्या करा जाता था, किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है वो नियुक्त कर दिया जाता था। ये चला भी था, प्रचलन भी था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें कम हुई और अब थोड़ा सा जो है वो राजनीति से जुड़े हुए लोगों को ही इसमें जो है वो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। लेकिन उस समय तो ये जो थे एन वांचू एक बहुत प्रसिद्ध जो है वो पब्लिक सर्वेंट भी रहे। ये भी आप याद रखिएगा, उनको एक बड़े फेमस पब्लिक सर्वेंट के रूप में भी जो है वो याद किया जाता है, आईएएस ऑफिसर के रूप में याद किया जाता है। और एज ए आईएएस ऑफिसर वो कई मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े रहे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनमें वो कई बड़े जो है वो पदों के ऊपर जो है वो रहे। और इसी दौरान कहते हैं कि जो बोकारो स्टील प्लांट था, जब लगाया गया था जो है सरकार के द्वारा, तो उस बोकारो स्टील प्लांट में भी उनको जो है वो चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो ये एक बुनियादी, उस समय बोकारो स्टील प्लांट जब लगाया गया था तो उस समय वो बिहार में हुआ करता था। अब जो है वो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो झारखंड में हो गया। तो 1964 में जब लगाया था तो उस समय उन्होंने कहा कि भैया आप बोकारो स्टील प्लांट को जो है वो संभालो। तो इस तरह से राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव थे उनके।
पहले सिविल सर्वेंट रहे, सिविल सर्वेंट के बाद फिर जो है वो राजनीति में प्रवेश किया। केरल में अच्छे लंबे समय तक गवर्नर रहे, 73 टू 77 के बीच में। फिर केरल के गवर्नर की पोस्ट से जब उनको हटाया गया तो उसके बाद फिर वो मध्य प्रदेश में गवर्नर की पोस्ट पर रहे। तो इतनी जो है वो बात आपको याद रखनी है। ओवरऑल अगर हम एनएन वांचू के बारे में समझें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, तो एक तो पूरा नाम निरंजन नाथ वांचू, दूसरा चूंकि केरल का जो इंसिडेंट है वहां विधायकों के द्वारा जो अभी तोड़फोड़ की गई है, वैसी घटना इनके जब ये गवर्नर थे तब भी हुई, तो वो वाला एक आपको जो है वो याद रखना है। और तीसरा कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि 1965 टू 1970 तक वो बोकारो स्टील प्लांट में जो है वो चेयरमैन रहे, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी बात कि वो एक जो है मोस्ट सीनियर जो है वो सिविल सर्वेंट भी थे, आईएएस ऑफिसर थे उस समय के हिसाब से, आईसीएस। तो ये बात हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले। अगले जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो हैं सीएम पुनाचा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे कि अभी तक जितने भी राज्यपालों के बारे में हमने बात करी तो इनका भी आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। तो पूरा नाम है चेपुद्दिरा मुथाना पुनाचा, सीएम पुनाचा। तो सीएम पुनाचा जो है वो आपको दिख रहा होगा कि उनका जन्म जैसे लिखा हुआ है कुर्ग में हुआ। कुर्ग मतलब आज कर्नाटक में कुर्ग एक जिला रह गया है, लेकिन किसी जमाने में कुर्ग अपने आप में एक स्टेट हुआ करती थी। तो जब कुर्ग, उनकी जो राजनीति है, कांग्रेस से ही उन्होंने अपनी राजनीति की जो शुरुआत करी और राष्ट्रीय आंदोलन में भी वो जुड़े रहे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुर्ग स्टेट में उनको जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया गया था। तो 1952 में वो कुर्ग के चीफ मिनिस्टर, ये वैसा है जैसे आपको याद हो, अगर भोपाल जब स्टेट की बात की जाती है, मध्य प्रदेश की नहीं, भोपाल, तो 1952 में भोपाल स्टेट के चीफ मिनिस्टर शंकर दयाल शर्मा, भोपाल स्टेट के, ठीक है, मध्य प्रदेश के नहीं। ऐसे ही अगर हम दक्षिण में कर्नाटक की राजनीति की बात करें तो कुर्ग जो है, जो कि अब एक डिस्ट्रिक्ट मात्र रह गया है, वहां के वो जो है वो चीफ मिनिस्टर थे, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ कुर्ग। और कब तक रहे होंगे? निश्चित रूप से स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट तक ही रहे होंगे। तो वो 1952 में कुर्ग के चीफ मिनिस्टर बने और 31 अक्टूबर तक ही रहे होंगे, क्योंकि 1 नवंबर को तो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हो गया था। तो 31 अक्टूबर 1956 तक जो है वो कुर्ग के जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे। ये एक पहली जो है वो इंपॉर्टेंट बात आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, इनके बारे में एक और जो महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, क्या आप देख रहे हैं कि 17 अगस्त 1978 को वो चीफ मिनिस्टर, सॉरी, गवर्नर जो है वो अपॉइंट हुए, और 29 अप्रैल 1980 तक, यानी अप्रैल 1980 तक जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर के पद पर रहे। तो अगर आपने मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो इसी टेन्योर के बीच में जो है वो फरवरी में लगा था। तो फरवरी 1980 में जब प्रेसिडेंट रूल लगा, ध्यान समझिएगा, प्रेसिडेंट रूल लगा, तो उस प्रेसिडेंट रूल के दौरान ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो यहाँ जो एक नई जो बात आपके लिए दूसरी जो काम की आ गई, पहला, अब यहाँ पर अपन वही फाइल से इसको फिर से देखें, पहला तो एसएन सिन्हा हो गया। दूसरा जो है वो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि सीएम जो है वो पुनाचा का जो है वो नाम हो गया कि इन्हीं के समय जो है वो 17 फरवरी 1980 को जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया गया था। जिस समय प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था उस प्रेसिडेंट रूल से पहले, यानी मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन से पहले, सुंदरलाल पटवा जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट रूल हटा तब जो है वो अर्जुन सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त हुए। लेकिन एक अनोखी बात जो आप सबको इसमें याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से, आप देख रहे हैं कि वो कब तक गवर्नर की पोस्ट पर रहे? 29 अप्रैल 1980 तक वो गवर्नर की पोस्ट पर रहे। और प्रेसिडेंट रूल कब लगा है? यहां पर लिख लेते हैं अपन कि प्रेसिडेंट रूल लगा था 17 फेब 1980 को, है ना, 17 फरवरी 1980 को लगा। और 17 फरवरी 1980 से ये प्रेसिडेंट रूल चलता रहा कब तक? 9 जून 1980 तक, ठीक है।
तो इससे एक चीज तो सिद्ध हो रही है कि प्रेसिडेंट रूल जिस समय लगा उस समय वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन जिस समय वो प्रेसिडेंट रूल हटा, ठीक है, या मध्य प्रदेश में वो प्रेसिडेंट रूल जब समाप्त हुआ, उस समय जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। उस समय जो है वो भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे वहां भी याद रखिएगा भी, उस समय जो है वो भगवत दयाल शर्मा जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल, यानी यहां वाली बात में आपको एक याद रखना है, बीडी शर्मा, जो 2021 के एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन जो है वो आया। तो ये आपको पहली जो बात इनसे संबंधित पता चली कि इनके ही राज्यपाल के पद पर रहते हुए 17 फेब 1980 को जब प्रेसिडेंट रूल लगा, तो उस प्रेसिडेंट रूल को लगने से पहले या उस प्रेसिडेंट रूल के लगने तक सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जब 113 दिन तक यानी 9 जून 1980 तक ये प्रेसिडेंट रूल लगा रहा और भगवत दयाल शर्मा जब राज्यपाल नियुक्त हो गए, तो उस समय अर्जुन सिंह, उसके प्रेसिडेंट रूल के हटने के बाद जो है वो अर्जुन सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त हुए। ये दूसरी बात। तीसरा जो इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट आपको जो है वो सीएम पुनाचा से संबंधित बात याद रखना है, कई महत्वपूर्ण केंद्रीय पदों पर रहे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पद है वो है रेल मिनिस्टर या रेलवे मिनिस्टर। तो 1967 टू 69 तक आप जो है भारत के रेल मंत्री के पद पर रहे। ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो फिगर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो आपको कभी भी जो है वो पूछा जा सकता है। क्यों इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इनको इस रेल मंत्री के पद से जब ये हटे थे, तो इसके जस्ट बाद जो है वो राम सुभाग सिंह के हाथ में जो है वो रेल मंत्रालय आई थी। और राम सुभाग सिंह का आपको अगर नाम याद होगा कि 1969 में वही समय जब लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो है वो कंसेप्ट जो है वो शुरू हुआ था। प्रॉपर अगर कहा जाए भारत में विपक्ष के नेता की कहानी, तो कभी आप थोड़ा सा अगर आपको मौका मिले तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल से हटकर अगर आप पढ़ना चाहें तो राम सुभाग सिंह के बारे में एक बार आप जरूर जो है वो पढ़िएगा। कांग्रेस की राजनीति में वो भी एक जो है वो बड़ा चेहरा जो है वो हुआ करते थे। तो एक तो आपको यहाँ पर ये नाम याद रखना है कि वो रेल मंत्री के पद पर थे, ये याद रखना है। दूसरा फिर आपको याद रखना है कि वो उद्योग मंत्री के पद पर भी रहे और गृह मंत्रालय के पद पर भी रहे, लेकिन यहाँ पर वो राज्य मंत्री के पद पर रहे। ये आप याद रखिएगा जब आप होम मिनिस्ट्री की बात करोगे, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करोगे, तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, उसके साथ जो है वो एक तो राज्य मंत्री के पद के साथ जो है वो जुड़े रहे, और मैसूर स्टेट में भी कई मंत्रालयों के साथ वो जुड़े रहे थे। तो कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ न्यूली क्रिएटेड मैसूर स्टेट यहाँ पर, तो जब मैसूर स्टेट का गठन हुआ 1956 में, तो वो उसमें जो है वो वाणिज्य मंत्री के पद पर रहे। ये भी इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल पूरे में इंपॉर्टेंट चार बात मध्य प्रदेश में क्या क्या याद रखना है सीएम पुनाचा के बारे में, तो यहाँ देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या आ सकता है। पहली बात आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाने की जो अनुशंसा की थी वो इन्हीं के द्वारा की गई। दूसरा आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल के पद पर रहने से पहले वो रेल मंत्रालय में रेल मंत्री के पद पे थे। तीसरा याद रखना है कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग जो स्टेट थी उसके चीफ मिनिस्टर रहे, ये याद रखना। और चौथा और आखिरी कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद से जब वो हटे तो उसके बाद फिर जो है उनको उड़ीसा में गवर्नर अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो वो उड़ीसा के गवर्नर भी रहे, ये भी याद रखिएगा कि उड़ीसा के गवर्नर के पद पर भी जो है वो रहे। इतनी बात आपको उनसे संबंधित याद रखना चाहिए, और उनके नाम से पूरा नाम भी जो है वो मैं समझता हूँ आपको याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मैसूर से। चलिए तो अब अगले की ओर बढ़ते हैं, अगले राज्यपाल की। अगले हमारे राज्यपाल हैं भगवत दयाल शर्मा, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। 1980 से 1984 तक जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। 30 अप्रैल 1980 में वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए और 14 ऑफ मई 1984 तक वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। जिस समय मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो था जब हटाया गया,
उस समय आप ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। और फिर उस राष्ट्रपति शासन को हटाए जाने के बाद जब मध्य प्रदेश के अंदर 7वीं विधानसभा बनी थी 1980 में, ये ध्यान रखिएगा, 1980 में ही जो है वो जब इलेक्शन हुए तो 7th जो असेंबली थी, उस असेंबली में कौन चीफ मिनिस्टर चुने गए थे? अर्जुन सिंह। और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में जो अर्जुन सिंह का जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट जो है वो कार्यकाल जो है वो माना जाता है। इनके शासनकाल से जुड़ी हुई जो 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 जो एक पहली इंपॉर्टेंट बात है कि भगवत दयाल शर्मा जिस समय तक राज्यपाल रहे 80 से 84 के बीच में, इसी दौरान मध्य प्रदेश में दूसरी बार कार्यवाहक राज्यपाल का जो है वो पद भी रहा। ये आपको जो है वो याद रखना है। इस समय जो है वो कार्यवाहक राज्यपाल के पद के ऊपर कौन थे? जीपी सिंह। तो ये अब दूसरा नाम आपको याद रखना है। इस दौरान जो एक्टिंग गवर्नर की पोस्ट पर थे वो कौन थे? जस्टिस जीपी सिंह। ये एक आप याद रखिएगा, जस्टिस जीपी सिंह का नाम। जस्टिस जीपी सिंह जो है 1981 में और 26 मई 1981 से लेकर 9 जुलाई 1981 तक, ये जो समय है, इस दौरान जीपी सिंह मध्य प्रदेश में एक्टिंग गवर्नर की पोस्ट पर है। यानी ये दूसरा नाम हो गया। पहला नाम तो आपको याद हो गया कि केसी रेड्डी के समय हमको पहला नाम याद रखना है कि उस समय जो है वो पीवी दीक्षित जो है वो एक्टिंग गवर्नर, और दूसरा नाम आपको याद रखना है कि जीपी सिंह इनके भगवत दयाल शर्मा के समय। ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा से जुड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर थे, ये ध्यान रखिएगा, उस राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके मतलब कांग्रेस के साथ, एक तो कांग्रेस की राजनीति में तो बहुत बड़ा वो चेहरा हुआ करते थे, और खासकर हरियाणा की राजनीति में वो एक बहुत बड़ा जो चेहरा थे। इस दौरान उन्होंने जो है अर्जुन सिंह के साथ कोऑर्डिनेट के साथ जो है वो काम किया, और हरियाणा की राजनीति को भी वो इसके साथ जो है वो देखा करते थे, कहते हैं, ठीक है। मतलब वहां की राजनीति में भी उनका इन्फ्लुएंस हुआ करता था। उसका कारण ये है कि जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1966 में, तो 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के दौरान वो पहले हरियाणा के जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त हुए थे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा 1966-67। तो 1966 में ही हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो वो हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ये भी एक एग्जाम के लिए जो है वो आप मैं समझता हूं कि एक इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्ट जो है वो हो सकता है आपके। फिर अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश की राजनीति के अलावा भारत की राजनीति में तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, वो आप जो है वो याद रखिएगा, जिससे आपको आ सकते हैं। एक तो ये तो आपने लिख ही लिया, ये साल 2021 में एमपीपीएससी में जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो आ भी चुका है। दूसरा वो जो है वो आपको ये याद रखना है कि 1957-1958 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, थोड़ा उच्चारण गलत लिखा है, जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहां इंडियन लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। तो 57 में भी रिप्रेजेंट किया था, और जो है वो 58 में भी रिप्रेजेंट किया था। ये एक अपने आप में क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि भाई 1957-58 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में किस मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने जो है वो प्रतिनिधित्व किया था, या भारत की ओर से किसने जो है वो प्रतिनिधित्व किया था। दोनों ही तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों नजरियों से जो है वो आपको याद रखना है। इसमें आप बीडी शर्मा का जो है वो नाम याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर के अलावा आपको याद रखना है, जैसे इससे पहले के गवर्नर में भी हमने बात करी, तो यहाँ भी हम बात करेंगे कि आप भी जो है वो उड़ीसा राज्य के गवर्नर भी रहे, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के गवर्नर तो रहे ही रहे, लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा उड़ीसा के भी गवर्नर है। बस अंतर इतना है कि आप उड़ीसा में गवर्नर पहले रहे, और उसके बाद फिर जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो गवर्नर जो है वो अपॉइंट किए। तो इतना आपको जो है वो बीडी शर्मा के बारे में या पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में याद रखना है। और भगवत दयाल शर्मा से जुड़ा एक छोटा सा जो है वो फिगर और आपको बता दूं, हरियाणा में वो इतना बड़ा चेहरा थे भगवत दयाल शर्मा,
कि आज हरियाणा में उन्हीं के नाम से पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, PGIMS जो है ये हरियाणा में है, ठीक है, रोहतक में है हरियाणा के, ये बहुत ही फेमस वहां का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो ये किसके नाम से है? पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, या PGIMS रोहतक जो है इन्हीं के नाम से। तो ये एक और आप जो है फिगर जो है वो याद रखिएगा। थोड़ा सा कर्सर रोहतक, ये ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको भगवत दयाल शर्मा के बारे में पता होना चाहिए। हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर, उड़ीसा के 77 में गवर्नर, फिर मध्य प्रदेश के गवर्नर, जिस समय गवर्नर बने उस समय मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटा, ठीक है। अर्जुन सिंह को शपथ दिलाई, अर्जुन सिंह उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 7वीं विधानसभा के चुनाव उस समय हुए थे, ठीक है। ये बस इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए, तो अब अगले राज्यपाल की ओर बढ़, चलिए, अगले जो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के वो हैं KM चांडी। पूरा नाम आपको याद रखना है किजल कल्लई मत्थाई चांडी। इसमें ये याद रखिएगा, इसमें इस बात में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि जब हम राज्यपाल की बात करते हैं मध्य प्रदेश के, तो एक जो है वो KC रेड्डी और KM चांडी के बीच में कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। KC रेड्डी बहुत पहले, जब आप 66 में जाएंगे तो KC रेड्डी का नाम उधर मिलेगा आपको, और यहाँ जो है वो KM चांडी का नाम जो है वो मिलेगा। अब नाम में ही जैसे दिख रहा है, तो निश्चित रूप से वो केरल की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो है वो चेहरा रहे, यानी उनकी जो शुरुआती राजनीति जो है वो केरल से जो है वो जुड़ी हुई थी। और जब 15 मई 1984 को वो मध्य प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट हुए, तो उससे लेकर मार्च 1989 तक आप मध्य प्रदेश के गवर्नर, जिस समय वो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, इसी दौरान 1985 में मध्य प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन भी हुए। और इस इलेक्शन में यूं तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 320 जो सीटें थी, उस 320 सीटों में से 250 सीटें कांग्रेस को मिली थी उन इलेक्शंस में 1985 के। लेकिन 1985 में कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ और अर्जुन सिंह के स्थान पर, वो चूंकि करंट का क्वेश्चन है इसलिए हम बात कर रहे हैं, अर्जुन सिंह के स्थान पर मोतीलाल वोरा को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो एक आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट बात है कि 19 इसी में हम यहां लिख सकते हैं 1985 में जब इसी समय गवर्नर थे मध्य, यानी अर्जुन सिंह जिस समय ये गवर्नर थे उस समय अर्जुन सिंह भी चीफ मिनिस्टर थे निश्चित रूप से। लेकिन अर्जुन सिंह के जस्ट बाद 1985 में, यानी मार्च 1985 में किसको मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था? मोतीलाल वोरा को। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया ये समझ लीजिए, और ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है वो भी समझ लीजिए। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 1985 से 1988 तक जो है वो मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। लगभग 2.5 साल के आसपास वो मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर है। और 2020 में मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। तो अब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जिस समय मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, या किस राज्यपाल ने मोतीलाल वोरा को शपथ दिलाई है, पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी दोनों नजरिए से जो है वो ये पूछा जा सकता है। ये पहली बात हो गई कि अर्जुन सिंह के समय और मोतीलाल वोरा के समय, दोनों के समय आप जो है वो राज्यपाल के पद पर रहे। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश और भारत के इतिहास में अगर हम इंडस्ट्रियल डिजास्टर की पूरी दुनिया में बात करते हैं, औद्योगिक त्रासदियों की बात करते हैं, तो कलंक के रूप में ही वो त्रासदी जो है वो हमसे जुड़ गई कि दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी मध्य प्रदेश में, उस गैस ट्रेजेडी के दौरान यही गवर्नर के पद पर, ये ध्यान रखिए। क्योंकि स्टेट का एजुकेटिव हेड होता है राज्यपाल, इसलिए जिम्मेदारी राज्यपाल की भी इसमें ज्यादा बनती है। मुख्यमंत्री की तो बनती है, अर्जुन सिंह के ऊपर तो कई बार आरोप प्रत्यारोप लगे भी कि अर्जुन सिंह से जोड़कर कई बातें करी भी हैं, लेकिन राज्यपाल की भी भूमिका जो है वो उसमें रहती है। तो 1984 2 और 3 दिसंबर 1984 की जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी,
उस दौरान जो है के एम चांडी ही जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। पहली बात। दूसरा कि आपको याद होगा कि 30 यानी ये पॉइंट्स लिख लें, पहले अपन एक लिख लें कि भोपाल गैस कांड, ठीक है, 1984 का ये उस समय। दूसरा आपको याद होगा कि 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ, उनकी हत्या कर दी गई उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा। तो उस समय भी ये राज्यपाल थे। हालांकि इससे कोई जुड़ा हुआ मुद्दा तो नहीं है, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिए कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो आप जानते हो कि जब प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है या प्रधानमंत्री अपना पद त्याग देता है तो जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, और जो भी व्यक्ति नया प्रधानमंत्री बनता है वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है। तो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 1984 में 31 अक्टूबर जब राजीव गांधी के नेतृत्व में नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी, तो संभवतः ये होता है कि जब नया प्रधानमंत्री बनता है तो वो राज्यों के गवर्नरों को बदल भी देते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, ये लगातार गवर्नर के पद पर जो है वो रहे। हालांकि थोड़ा सा ये बदलाव हुआ कि 1988 में अर्जुन सिंह मोतीलाल वोरा के स्थान पर एक बार फिर जो है वो अर्जुन सिंह को क्या किया गया, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया गया। उसमें भी इनकी थोड़ी सी जो है वो भूमिका जो है वो मानी जा सकती है। ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो आपको बात याद रखना है, वो भी इसीलिए क्योंकि राजीव गांधी जो मोतीलाल वोरा है उनको केंद्र की राजनीति में लाना चाह रहे थे, केंद्र की राजनीति में एक बड़े पद के ऊपर। तो केंद्र की राजनीति में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऐसे पद जो है वो किसको दे दिए गए थे, मोतीलाल वोरा को दे दिए गए। तो ये मोतीलाल वोरा के बारे में भी आपको चीजें याद रखना है, क्योंकि अभी आने वाले 2-3, क्योंकि मोतीलाल वोरा का निधन 2020 में हुआ, इसलिए आने वाले 2-3 वर्षों तक मोतीलाल वोरा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तो एक तो ये नाम हो गया, 1988 में मोतीलाल वोरा जब केंद्र की राजनीति में गए, ठीक है, वो हो गया। दूसरा भोपाल गैस कांड जो है उससे इनको जोड़कर जो है वो देखा जाए। अगला जो इम्पोर्टेंट बात है कि केरल की जो राजनीति है उसमें भी एक बहुत बड़ा जो है वो नाम है, और 2-3 चीजें जो है वो केरल से जुड़ी हुई वो आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। नंबर 1 जो सबसे पहला आपको याद रखना है कि चेयरमैन ऑफ रबर बोर्ड, जो रबर बोर्ड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भारत में 90% रबड़ का उत्पादन केरल स्टेट कर रहा है, ये आपको शायद ना मालूम हो। रबड़ एक एवरग्रीन प्लांट है, सदाबहार पेड़ होता है, और इससे लेटेक्स, जिसको अपन आइसोप्रीन भी कहते हैं, वो प्राप्त किया जाता है, और उससे जो है वो नेचुरल रबड़ जो है वो प्राकृतिक रबड़ तैयार की जाती है। तो वो चेयरमैन ऑफ रबड़ बोर्ड, ये पहली बात इंपॉर्टेंट हो गई, वो आपको याद रखना है। दूसरा, केरल अपनी इलायची के लिए भी, ये आपको दिख रहा होगा, चेयरमैन ऑफ कार्डमम बोर्ड जो है वो, यानी इलायची जो मंडल था उसके भी ये चेयरमैन रहे। और संभवतः जो इलायची का प्लांटेशन का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है केरल में, उसको शुरुआत करने में इनकी जो है वो बहुत ही बड़ी जो है वो भूमिका रही। तो ये भी दूसरा नाम, ये तो बहुत सारे बोर्ड्स में वो रहे, लेकिन ये 2 नाम आपको याद रखना है। पहला, चेयरमैन ऑफ जो है वो कार्डमम बोर्ड, ये पहला हो गया, यानी इलायची मंडल के अध्यक्ष। दूसरा, चेयरमैन ऑफ रबड़ बोर्ड, ये याद रखना है। थर्ड, कि मेंबर ऑफ फर्स्ट स्टेट प्लानिंग कमीशन, ये तो खैर काम का नहीं, इसको छोड़ दें अगर जो है वो देखा जाए। तो इतनी कम से कम जो है वो बातें अगर हम उनके बारे में याद रखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन हैं वो जो भी आएंगे वो आपसे बन जाना चाहिए। तो यहाँ हिंदी में भी चाहे तो हम देखें कि के एम चंडी और कोट्टयम जिले में उनका जन्म हुआ, एक बेसिक सी जानकारी है केरल की राजनीति में। दूसरा, यहाँ जब नीचे जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि श्री चांडी जो है वो 1974 से 76 तक इलायची मंडल के अध्यक्ष रहे, और उनके कार्यकाल में इलायची प्लांटेशन अनुसंधान प्रारंभ हुआ, ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर हो गया। तीसरा, कि पौंडीचेरी के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर भी रहे। उपराज्यपाल एक्चुअली डिप्टी गवर्नर जैसा कोई पोस्ट जो है वो नहीं होता, उसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो यूनियन टेरिटरी में ये पोस्ट होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है, जो आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो उसके पद पर ये रहे पौंडीचेरी में, प्लस गुजरात स्टेट के गवर्नर भी रहे। यानी अगर हम बड़े पदों की बात करें तो एक गुजरात के गवर्नर, एक मध्य प्रदेश के गवर्नर, एक पौंडीचेरी के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो भी आप कहना चाहें वो रहे, प्लस केरल
में जो है वो रबड़ और कार्डमम यानी रबड़ और इलायची जो बोर्ड है, उस बोर्ड के उनको चेयरमैन जो है भी जो है वो अपॉइंट किया गया था। और दो जो है चीफ मिनिस्टर उनके कार्यकाल से जुड़े रहे, पहले अर्जुन सिंह और दूसरे मोतीलाल बोरा। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, विशेषकर मोतीलाल बोरा का नाम आप 1985 टू 1988 जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखें। फिर अब अगले गवर्नर की ओर बढ़ जाते हैं। अगले गवर्नर के पद पर बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी और कैम चांडी के बारे में रह गई है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 1984 से 1989 तक आप गवर्नर के पोस्ट पर रहे, तो इसी दौरान मध्य प्रदेश में तीसरी बार जो है वो एक्टिंग गवर्नर का पद भी जो है वो आया, थर्ड टाइम। अभी दो तो हमने देख ली, पहले हमारे एक्टिंग गवर्नर कौन हो गए थे? पीवी दीक्षित, है ना, ये पहले हो गए थे पीवी दीक्षित। ये आपको याद होगा 1966 में पहला याद रखना, यानी कार्यवाहक राज्यपाल, यहां लिख लेते हैं कार्यवाहक राज्यपाल। दूसरे जो हो गए थे वो थे जीपी सिंह। जीपी सिंह जो है वो 2 बार एक्टिंग गवर्नर रहे, और दोनों बार किसके समय रहे? वो बीडी शर्मा यानी भगवत दयाल शर्मा के समय जो है वो एक्टिंग गवर्नर की पोस्ट पर रहे थे, बीडी शर्मा के समय। ठीक है, इनका भी समय जो है वो हमको याद रखना है, एक तो 1981 में और एक बार 1983 में। तीसरा इनके समय जो है वो याद रखना कि जब के एन चांडी जब थे तो उस समय एनडी ओझा, ठीक है, उस समय कौन थे एक्टिंग गवर्नर? एनडी ओझा। और एनडी ओझा बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहे, 1 दिसंबर से यानी 1 दिसंबर को 1987 को उनको एक्टिंग गवर्नर बनाया गया, और 29 दिसंबर 1987 तक वो एक्टिंग गवर्नर है। यानी अभी तक अगर देखा जाए व्यक्तियों के हिसाब से देखें तो 3, पीवी दीक्षित, जीपी सिंह और एनडी ओझा। ठीक है, और अगर ओवरऑल एक्टिंग गवर्नर के हिसाब से देखें तो पहला क्या हो गया? 66 हो गया, दूसरा 81 हो गया, तीसरा 83 हो गया, और चौथा 87 हो गया। 4 बार एक्टिंग गवर्नर रह चुके हैं मध्य प्रदेश में अब तक की स्थिति में। ये एक और फिगर आपको जो है वो इनसे संबंधित याद रखना है, जो एग्जाम में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब अगले पे आ जाते हैं। अगली जो है वो मध्य प्रदेश में राज्यपाल की जब हम बात करते हैं तो सरला ग्रेवाल। इस क्लास में ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं कि सरला ग्रेवाल जो है वो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, फर्स्ट वुमन गवर्नर मध्य प्रदेश की। सरला ग्रेवाल के बारे में जो पहली बात सबको याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ लिखी भी हुई है, ओनली द सेकंड फीमेल आईएएस ऑफिसर इन इंडिया। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए क्या हुआ कि आपको याद होगा जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जब हम सिविल सर्विस की बात करते हैं, देश की स्वतंत्रता के पहले की हम बात नहीं करें, स्वतंत्रता के बाद जब हम सिविल सर्विस की बात करते हैं तो महिलाओं का सिविल सर्विस के प्रति उस समय रुझान बहुत अधिक नहीं। पहली बार 1951 में केरल के अर्नाकुलम से जब पढ़ी लिखी अन्ना राजम मल्होत्रा जो है वो आईसीएस ऑफिसर बनी थी पहली बार। यानी भारत में अगर कोई पूछता है कि पहली आईसीएस, ये ध्यान रखिएगा अपन आईसीएस की जगह आईएएस की बात करें तो पहली महिला आईएएस कौन थी? अन्ना राजम मल्होत्रा। ये पहली थी। और दूसरा उसके बाद कौन नाम था? सरला ग्रेवाल, ये दूसरा नाम था। तो एक तो अब आपको एक चीज साफ क्लियर होगी कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नर का पद अभी हम तक पढ़ रहे हैं इसमें ये दूसरा ऐसा नाम है जो सिविल सर्विस से जो है वो जुड़ा हुआ। ठीक है, ये दूसरा नाम है जो सिविल सर्विस से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो जब ये मतलब आईसीएस ऑफिसर थे, आईसीएस ऑफिसर के बाद फिर ये जो है वो राजनीति में शामिल हुई। तो शुरुआती इनका जो कैरियर है उसमें तो आईसीएस ऑफिसर से जुड़ी हुई चीजें जो है वो आपको याद रखना है। तो क्या क्या याद रखना है वो देखें। पहला तो आपको फर्स्ट पॉइंट तो क्या याद हो गया कि वो
दूसरी IAS ऑफिसर थी इंडिया में महिला, ये पहली बात है। दूसरी जो बात आपको याद रखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो लिखी हुई है, सी बिकम द फर्स्ट वुमेन एजुकेशन डायरेक्टर इन 1962 नेशन वाइड, यानी वो भारत में शिक्षा निदेशालय में पहली जो है वो महिला डायरेक्टर थी, यानी सी बिकम द फर्स्ट वुमेन एजुकेशन डायरेक्टर। ये एक और इम्पोर्टेंट जो है वो बात हो गई, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरी जो बात आपको याद रखना है कि हेल्थ सेक्रेटरी इन पंजाब इन 1963, इससे क्या सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से उनका जो शुरुआती जो कैडर रहा होगा वो आपके पंजाब से जो है वो जुड़ा हुआ होगा, तो पंजाब में जो है वो कई महत्वपूर्ण पदों के ऊपर वो रही होंगी। और फिर जिस समय भारत में राजीव गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय ही उनको जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर के पोस्ट पद के ऊपर जो है वो नियुक्त किया गया। हालांकि गवर्नर के पद के ऊपर उनका जो कार्यकाल है वो बहुत छोटा सा है, 31 मार्च 1989, 31st ऑफ मार्च 1989 से 5th ऑफ फेब 1990 तक, एक छोटा सा पीरियड, मतलब मोटा मोटा माने टेंटेटिव तो 1 ईयर के आसपास का जो है वो पीरियड, उनसे जो है वो जोड़कर आप देख सकते हो। तो ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है। इसके अलावा सरला अग्रवाल से जो जुड़ी हुई बातें हैं, वो एक और चीज जो है वो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में जो है वो आपको आ सकती है, वो ये है कि वो पहली महिला सांस्कृतिक सचिव भी थी। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये फिगर लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से, जब आप इसमें नीचे जाएंगे यहाँ पर, यूं तो बहुत सारे पद यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन सब पदों के ऊपर वो जो है वो रही हैं वो, लेकिन ये जो पद है श्रीमती ग्रेवाल 1982 में सचिव शिक्षा एवं संस्कृति बनी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखना है। तो इतनी बातें आपको सरला ग्रेवाल के बारे में पता होना चाहिए। भारत की दूसरी महिला IAS ऑफिसर थी, मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी, भारत में पहली शिक्षा निदेशक के रूप में, यानी महिला शिक्षा निदेशक के रूप में उनको जो है वो नियुक्त किया गया था। राजनीति में आने से पहले वह कई विभागों में सचिव के पद पर जो है वो रही यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर लिखा कि श्रीमती ग्रेवाल ने पंजाब विकास आयुक्त यानी डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट पर 1971 से 74 तक 3 वर्षों तक जो है वो इस पद के ऊपर रही। तो ये भी कुछ चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा सरला ग्रेवाल के बारे में कोई जानकारी आपके जो है वो काम की नहीं है, यही क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। और इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कोई ऐसी बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस नहीं हुए सरला ग्रेवाल के समय, जिनको जो है वो हम याद रखें या उनको जो है वो पढ़े। हाँ, एक चीज जरूर आप याद रख सकते हो इम्पोर्टेंट, वो मैं भूल गया बताना, कि जिस समय, ये भी आप याद रखिएगा, जिस समय सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी, उस समय एक बार फिर मोतीलाल वोरा जो है वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। तो ध्यान से देखना और इस चीज को जो है वो समझने की कोशिश करना। पहले, सबसे पहले देखो, अर्जुन सिंह आए, ध्यान समझिएगा ना, तो अर्जुन सिंह जो है वो कब से कब तक रहे, 82-85 तक। फिर 85 में, 1985 में किसको अपॉइंट कर दिया गया, मोतीलाल वोरा। ठीक है, ये मोतीलाल वोरा। तो 1985 से मोतीलाल वोरा कब तक रहे, 1988 तक मोतीलाल वोरा जो है वो चीफ मिनिस्टर। और फिर उसके बाद जो है वो मोतीलाल वोरा के स्थान पर किसको लेकर आ गए, अर्जुन सिंह। फिर 1988 से अर्जुन सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, और 1988 से 1989 तक अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, जनवरी तक। और उसके बाद जनवरी 1989 में, ठीक है, मोतीलाल वोरा जो है वो मध्य प्रदेश के फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर बने। और जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय ये भी पद जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया कि दूसरी बार जब मोतीलाल वोरा चीफ मिनिस्टर थे उस दौरान, ठीक है, हालांकि उनको शपथ तो दिलाई नहीं, क्योंकि ये तो कब आई है, मार्च में, और मोतीलाल वोरा अपॉइंट हुए थे कब, जनवरी 1989 में। तो वो कहानी तो आप मैच नहीं कर सकते। लेकिन वो जो कार्यकाल वाला जो समय आप
जोड़कर देखते हो, उसमें आप जो है वो ये बात याद रख सकते। तो मोतीलाल वोरा, और दूसरा कि मोतीलाल वोरा के बाद 1989 में जब श्यामाचरण शुक्ल एक बार फिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, उस समय भी ये जो है वो गवर्नर थे। तो इनके गवर्नर का कार्यकाल के दौरान दो चीफ मिनिस्टर के नाम आपको याद रखना। एक आपको याद रखना है मोतीलाल वोरा, पहला इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है श्यामाचरण शुक्ल। आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे पंडित रविशंकर शुक्ल, उनके लड़के थे श्यामाचरण शुक्ल, और इन्हीं के भाई थे विद्याचरण शुक्ल, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है। ठीक है, तो श्यामाचरण शुक्ल और मोतीलाल वोरा दो चीफ सीएम जो थे उस मतलब इस समय जो है वो थे, ये आप याद रखिए। चलिए, तो अब अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला जो नाम है मध्य प्रदेश के राज्यपालों में, वो है KMA खान या श्री कुंवर मोहम्मद अली खान। बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति में एक जो है। श्री कुंवर मोहम्मद अली खान के बारे में दो तीन चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो आपको इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे यहाँ जो लाइन लिखी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें तो ये खुद जो है इसमें लिखा हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में इनके जो परिवार के जो लोग रहे होंगे, उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और राजपूत परमार वंश के मुस्लिम थे, और अपनी संस्कृति परंपराओं पर गर्व राजा भोज के उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य तथा पूर्व काल की धार निगरी, जो वर्तमान धार के कल्याण सिंह के वंशज थे। यानी यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये परमार वंश और राजा भोज के जो है वो वंश से जो है वो संबंधित थे, और कल्याण सिंह के वंशज जो है वो माने जाते हैं राजा भोज के ही जो है वो आगे के अगर कहा जाए उसमें। तो इस तरह से ये एक अनोखी जो है जानकारी जो आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही होगी। जनरली हम इसके ऊपर बात नहीं करते हैं कि एक पूर्वज राव मोजी सिंह ने विक्रम संवत 1411 में फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और परिवारों में रीति रिवाज और अन्य व्यवहार मान्य है। तो राजपूत परमार वंश मुस्लिम, ये जो लिखा हुआ है इससे सिद्ध है कि कहीं ना कहीं ये आज भी जो है वो इनका परिवार जो है वो राजपूत रीति रिवाजों को जो है वो मानता। तो कुंवर मोहम्मद अली खान जो हैं, आपको दिख रहा होगा कि 6 फरवरी 1990 को मध्य प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट हुए, और 23 जून 1993 तक यानी 23 जून 1993 तक जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर के पद पर जो है वो ये रहे। जिस समय ये मध्य प्रदेश के गवर्नर के पद पर रहे, इसमें हम दो तीन चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है कि जिस समय ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, ये वही समय था जब देश के अंदर बाबरी डिमोलिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था, और उसके बाद जो है वो भारत के कई राज्यों में जो है अराजकता को नियंत्रित करने के लिए और किसी तरह के रॉयट्स ना हो उसको नियंत्रित करने के लिए, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए जो है वो राष्ट्रपति शासन भी जो है वो लगाए। तो एक्चुअली इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जिस समय ये राज्यपाल नियुक्त हुए, उस समय मध्य प्रदेश में श्यामाचरण शुक्ल जो है वो मुख्यमंत्री थे। तो पहले तो अपने को याद रखना है कि 1990 यानी मार्च 1990 तक जो है वो यहाँ पर श्यामाचरण शुक्ल में, या SC लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा, श्यामाचरण जो है वो शुक्ल जो है वो चीफ मिनिस्टर। अब मार्च में ही, ठीक है, श्यामाचरण शुक्ल के स्थान पर जो है वो कौन जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, सुंदर लाल पटवा। इसकी भी कहानी बड़ी अनोखी, ये भी मैं आपको बता देता हूं सुंदर लाल पटवा की। एक्चुअल क्या हुआ कि 1990 में जब मध्य प्रदेश में 9th असेंबली इलेक्शन हुए, ठीक है, 9वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, तो उस 9वीं विधानसभा की जो चुनाव थी उसमें कांग्रेस अब तक की सबसे बुरी स्थिति में रही, कांग्रेस मध्य प्रदेश में देखा जाए तो। क्योंकि वो जो 320 सीटें थी, उन 320 सीटों में 220 सीटें जीती थी बीजेपी ने, ये याद रखिएगा। 1990 का जो मध्य प्रदेश का असेंबली इलेक्शन था, और रिकॉर्ड जीत थी क्योंकि 162 सीट की विक्री थी बीजेपी की, 162 सीटें बीजेपी ने जो है वो ज्यादा जीती। और जो कांग्रेस के पास जो सीटें हुआ करती थी इससे पहले,
उसको 194 सीटों का नुकसान हुआ था कांग्रेस को। 250 से वो 56 पर जो है वो आके सिमट गई थी कांग्रेस। तो कांग्रेस को 250 जो पहले इलेक्शन में जो 250 सीटें थी, उस 250 सीटों की जगह अगर जो है कहा जाए कि बहुत कम सीटें मिली, तो चूंकि अब बीजेपी के पास अच्छा खासा वोट बैंक था और एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, 220 सीटें बहुत होती हैं, तो फिर जो है वो बीजेपी को ही सत्ता मतलब शासन व्यवस्था का मौका मिला। ये इसलिए क्योंकि अभी हम मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे, इसलिए ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर हम इसको, ठीक है, ये वाली स्क्रीन पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पूरी कहानी कैसे हुई, तो ध्यान से देखें। 1990 के 9वीं विधानसभा के चुनाव है ना, विधानसभा के चुनाव, ये इंपॉर्टेंट है, विधानसभा चुनाव। सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? ठीक है, बीजेपी। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी बनी। कितनी सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती? 220 सीटें, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। कांग्रेस के पास इस 9वीं विधानसभा में, आईएनसी लिख लेते हैं, कांग्रेस के पास केवल कितनी सीटें रही? 56। तो 1990 के इलेक्शन के बाद मार्च 1990 में बीजेपी को, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि राज्यपाल, हालांकि ये विवेकाधिकार है राज्यपाल का, वो किसी को भी इनवाइट कर सकता है, पर सामान्य स्थितियां देखी जाएं तो जो सबसे बड़ा दल होता है उसके लीडर को ही जो है वो सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया जाता है। तो फिर श्यामाचरण शुक्ल के स्थान पर जो है इसके बाद कौन आ गए? सुंदरलाल पटवा। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं सुंदरलाल पटवा जो है वो मध्य प्रदेश के क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर बन गए। तो मार्च, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 1990 में। अब मार्च 1990 में ये बन गए। इसी के जस्ट बाद आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 बाबरी डिमोलिशन हो गया, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। और जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो देश के अंदर रॉयट जैसी स्थिति जन्म लेने लगी, मतलब सांप्रदायिक एक तनाव की स्थिति जो है वो थी, और इसी सांप्रदायिक तनाव को जो है वो रोकना था। तो सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने जो है प्रेसिडेंट रूल लगाने की जो है वो रिकमेंडेशन कर दी। उन्होंने कहा कि भाई राज्य, अब हालांकि आप ऐसे अगर इसको नजरिए से देखें तो संवैधानिक तंत्र विफल होने की कोई स्थिति तो समझ ही नहीं पड़ रही है, फिर क्यों राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दी? इसलिए कि भाई जो है वो जिस राज्य में ये घटना घटी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश उससे लगा हुआ था और यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था और कम्युनल रॉयट हो सकते थे। लेकिन इसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना शायद मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जो है वो सही नहीं था, और दूसरा जो है वो निर्णय लिया जा सकता था। लेकिन अब राज्यपाल की इच्छा पे, चूंकि राज्यपाल को लगा, तो उन्होंने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर। और 15 दिसंबर 1992 को, ये ध्यान रखिएगा, 15 दिसंबर 1992 को मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो राष्ट्रपति शासन लग गया और लगभग एक साल तक ये राष्ट्रपति शासन रहा। 6 दिसंबर, लगभग एक साल ही हो गया, 15 दिसंबर से 6 दिसंबर 1993 तक। तो इस पूरी कहानी की स्टोरी आपको समझ पड़ गई होगी। 9वीं विधानसभा का चुनाव, बीजेपी को 220 सीटें, ठीक है, सुंदरलाल पटवा का चीफ मिनिस्टर बनना, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी डिमोलिशन, फिर बाबरी के बाद जो है वो 15 दिसंबर 1992 को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर देना, और राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर को लग गया और एक साल, लगभग 355 दिन रहा। एक साल तक ये राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा रहा। इतने फिगर आपको जो है वो याद रखना। तो इसको अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ ये 30 जो है राष्ट्रपति शासन, ये जो राष्ट्रपति शासन का जो टाइम, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कहा जाए कि क्वेश्चन जो है वो हो सकता है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा भी जा सकता है कि उस समय जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो गवर्नर की जो है वो पोस्ट पर जो है वो कौन थे। तो कुंवर जो है वो मोहम्मद अली खां मध्य प्रदेश में गवर्नर थे जिस समय जो है वो जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट है, और असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। और फिर जब एक साल के बाद वापस आ जाए हम यहीं पर, तो एक साल के बाद जब 1993 में वो राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश से हटा,
तो उस राष्ट्रपति शासन के हटने के बाद, ठीक है, फिर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ, विधानसभा, चूंकि असेंबली क्या कर दी, एक बार और यही स्क्रीन से देखते हैं, फिर से समझिएगा। तो 9वीं विधानसभा, तो ये बड़ा उलझन वाली है ना, 9वीं विधानसभा कब हो गई आपकी, 90 में हो गई। अब वो चली कितने दिन, 2 साल चली। 2 साल के बाद 1992 से 1993 तक मध्य प्रदेश में क्या लगा दिया आपने, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, यहां पर राष्ट्रपति शासन हो गया ये। फिर राष्ट्रपति शासन जब आपने हटाया 1993 में, यानी 6 दिसंबर को, तो इसके बाद फिर जो है वो आपने कौन सी असेंबली के इलेक्शन हुए उस समय, 10th असेंबली इलेक्शन हुए। तो 1993 में मध्य प्रदेश में कौन सी विधानसभा के इलेक्शन हुए, 10वीं, ये ध्यान रखिएगा, 10th असेंबली इलेक्शन। और 10th असेंबली इलेक्शन जो हुए, तो इसमें पूरा के पूरा जो है वो पांच ही पलट गया। वो जो कांग्रेस जो इससे पहले की 9वीं असेंबली में कितनी सीट पर टिकी हुई थी, 56 पर, वो 56 से कहां पहुंच गई, 174 पर पहुंच गई। और वो जो बीजेपी थी, ये ध्यान रखिएगा, जो बीजेपी थी वो कितनी पर देखी थी अपन ने, 220। वो 220 जो सीटें उसको जब अगर कहा जाए कि मिली थी, तो 220 से वो कहां पर आ गई, 119 के ऊपर आ गई। तो अब सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी उस समय तक, याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अभी हम 2000 से पहले तक 320 सीटों के विधानसभा चुनाव कराएंगे, फिर इसमें से 90 सीटें छत्तीसगढ़ चली जाएंगी, तो फिर हम अब 230 विधानसभा सीटें। तो अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई कांग्रेस। तो कांग्रेस में फिर जो है वो मुख्यमंत्री बने, और उन मुख्यमंत्री का नाम तो इस क्लास में ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता होगा, काफी चर्चा में रहते हैं अपने ट्विटर्स के लिए, दिग्विजय सिंह। तो 1993 में दिग्विजय सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट हुए थे। इस प्रकार ये आखिरी प्रेसिडेंट रूल था मध्य प्रदेश में। इस प्रकार हमें ये समझ पड़ा कि अगर हम एक व्यवहारिक रूप से इस बात को जो है वो समझने की कोशिश करें, तो कुंवर मोहम्मद अली खां जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे, तो इस दौरान श्यामा चरण शुक्ल, सुंदरलाल पटवा और दिग्विजय सिंह, ये 3 मुख्यमंत्री उन्होंने जो है वो के साथ जो है वो कार्य किया। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना चाहिए अगर एग्जाम में आ जाए। दूसरा, कि चूंकि ये जो तीसरा जो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट रूल लगा, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही नहीं था। इसीलिए 1994 में आपको याद होगा कि जब वो एसआर बॉम्बई वाला जो केस आया था, एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस जो चर्चा में रहा, आपने सुना भी होगा, आर्टिकल 356 जो है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, उसकी समीक्षा करी गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी उसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई जो आपने जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया था, वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो मेरे हिसाब से तो गलत था, मेरे मतलब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। तो ये एक जो है वो बात याद रखना कि उस समय जो है वो मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा था, वहां राजस्थान में भी प्रेसिडेंट रूल लगा था, हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा था, और मध्य प्रदेश में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो सभी लोग याद रखिए, बिल्कुल ये मतलब इसको आप जिस भी रूप में जो है वो देखना चाहो, एक्चुअली जिस समय बाबरी डिमोल्यूशन हुआ, यानी 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद जो तुरंत जो प्रेसिडेंट रूल लगाया था, क्योंकि उस समय आपको याद रखना है कि बाबरी जब गिराई गई थी, तो उस समय बाबरी डिमोल्यूशन के दौरान कल्याण सिंह जो है वो वहां के चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। तो उस समय सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश में ही लगा था 6 दिसंबर 1992, और वो भी लगभग 1 साल तक चलता रहा, 4 दिसंबर 1993 तक। और उसके बाद फिर मुलायम सिंह वहां पर जो है वो चीफ मिनिस्टर बने थे। वो एक यूपी के लिए भी आपको याद रखना। तो इतनी बातें तो आपको जो है वो इनसे जो है वो कुंवर मोहम्मद अली खां से जुड़ी हुई जो बातें, यानी जो विवाद जो प्रेसिडेंट रूल वाला था, वो आपने समझ ही लिया पूरा। 9वीं और 10वीं विधानसभा 1990-93 ये बात बहुत अच्छे से समझ गए। 10वीं विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटें का जो वेरिएशन चेंजेस हुआ वो आप समझ गए। ये राजपूत परमार मुस्लिम थे, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, किसके शासनकाल में मुस्लिम्स में कन्वर्ट हुए, ये आपने जो है वो बहुत अच्छे से समझ लिया। उत्तर प्रदेश की
राजनीति में एक इनका जो है वो बड़ा सक्रिय जो है वो योगदान जो है वो माना जाता है। बाकी फिर ऐसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं है जिनको जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखा जाए। तो पढ़ते हैं अगले राज्यपाल की। अगला नाम जो है वो है मोहम्मद शफी कुरैशी। और मोहम्मद शफी कुरैशी जो थे वो मध्य प्रदेश के 11वें राज्यपाल थे। 1993 से 1998 तक लगभग देखा जाए तो 5 वर्ष का ही समय मान सकते हैं, क्योंकि 24 जून 1993 को आप राज्यपाल बने और 21 अप्रैल 1998 तक जो है वो आप मध्य प्रदेश के जो है वो राज्यपाल के पद पर रहे। जिस समय आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, इस समय मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। हम सभी जानते हैं कि लगातार 2 टेन्योर तक 93 टू 2003 तक दिग्विजय सिंह ही जो है वो मध्य प्रदेश के जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे। मोहम्मद शफी कुरैशी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अलावा अगर केवल याद रखने लायक अगर कुछ है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को भी देखा करते थे। 1979 से 1980 तक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से जो है वो जुड़े हुए थे। ये एक जो है वो आपको याद रखना है। और मोहम्मद शफी कुरैशी का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है, तो उनका जो स्थायी पता है वो जम्मू कश्मीर से जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये भी एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का जो है वो संबंध जम्मू कश्मीर से है। अगर हम मध्य प्रदेश में मुस्लिम राज्यपालों की बात करें तो इससे जो पहला नाम था, अगर हम उसको राजपूत परमार वंशी मुस्लिम के रूप में ना देखें तो ये पहले मुस्लिम राज्यपाल जो है वो मध्य प्रदेश के लिए आपके हो सकते हैं। तो इनसे संबंधित तो ज्यादा कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। राज्यसभा के भी सदस्य रहे, लोकसभा के भी जो है वो सदस्य रहे, ये एक याद रखना है। दूसरा, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मंत्रालय को भी देखा करते थे। तो ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये जरूर आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जब राज्यपाल के अलावा ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में भी जो है वो राज्यपाल के पद पर है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप समझ लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा कि संविधान जो है हमारा वो ये कहता है कि एक राज्यपाल, एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आर्टिकल 153 हम पढ़ें, ध्यान समझिएगा ना। आर्टिकल 153 कहता है राज्यों में राज्यपाल के बारे में, लेकिन आर्टिकल 153 में ये स्पष्ट है कि एक व्यक्ति को या एक राज्यपाल को एक से ज्यादा राज्यों में राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। ये मूल संविधान में नहीं था, ये भी आपको मैं बता दूं। मूल संविधान में तो एक राज्य के लिए एक राज्यपाल का ही प्रावधान था। ये कहां से जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के द्वारा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे 93 से 98, तो इसी दौरान 1996 में ये यूपी के एक्टिंग गवर्नर भी अपॉइंट हुए थे, यानी इनके पास एडिशनल चार्ज था उत्तर प्रदेश का। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। और ये जो बात है ये कहां लिखी हुई है, तो यहां आप ध्यान से देखिए। जब आप यहाँ पर गवर्नर के अपॉइंटमेंट के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवृत्त नहीं करेगी। यहाँ पर तो ये अब आप जो है वो एक व्यक्ति को जो है वो 2 राज्यों के लिए भी जो है वो राज्यपाल जो है वो नियुक्त कर सकते हो। ये भी एक जो है वो इम्पोर्टेंट बात याद रखना। तो जिस समय आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उस समय आपके पास एक्टिंग चार्ज भी था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का, अतिरिक्त प्रभार जिसको हम कह सकते हैं। प्लस मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद से पहले आप जो है वो बिहार के राज्यपाल के पद पे थे। तो बस इतनी जो है वो बातें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो 1991 से 1993 तक बिहार के राज्यपाल, ठीक है। फिर इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्य, ये कार्यवाहक तो है याद रखें आप, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ही जो है वो याद रखें। ये वाला कार्यवाहक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप उत्तर प्रदेश का याद रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल क्या कहना, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल जो है वो आप याद रखें। तो इतना आपको केवल और केवल मोहम्मद शफी कुरैशी के बारे में याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले राज्यपाल की।
अगले जो राज्यपाल है मध्य प्रदेश के 12वें राज्यपाल, 12th राज्यपाल जो रहे वो मध्य प्रदेश के भाई महावीर थे और बीजेपी से जुड़े हुए थे और कहा जाता है कि बीजेपी से जुड़ने से पहले आप आरएसएस में एक संघ के प्रचारक थे, यानी उन्होंने ऐसे अगर कहा जाए कि आरएसएस से वो जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे कि 1998 में सभी को मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो है वो भाई महावीर को जो है वो मध्य प्रदेश का जो है वो राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया था। तो बस केवल इनके बारे में आपको दो बातें याद रखना है। नंबर वन, पहला जो इम्पोर्टेंट बात है भाई महावीर के बारे में कि राज्यपाल नियुक्त होने से पहले और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से पहले वो आरएसएस में एक प्रचारक थे। ये पहली जो इम्पोर्टेंट बात आपको उनसे जुड़ी हुई जो है वो याद रखना चाहिए, ये पहला। ठीक है, ये जनसंघ और आरएसएस से जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा 1998 में जब उनको राज्यपाल नियुक्त किया गया तो उस समय सभी लोग जानते हैं कि दिग्विजय सिंह दूसरे टेन्योर के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो फिगर जो है वो आपको इनसे जुड़ा हुआ है, याद रखना। बाकी भाई महावीर से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपके काम आ सकती। तो ये मध्य प्रदेश में अब तक अगर 1956 से 2021 तक जब हम राज्यपालों के बारे में बात करते हैं तो 19 राज्यपाल अब तक हुए टोटल। अगर जो राज्यपालों की लिस्ट देखी जाए, अगर किसी व्यक्ति के पद पर जो है वो व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए, तो ये पार्ट 1 हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। इसके पार्ट 2 में अब हम बात करेंगे राम प्रकाश गुप्ता से शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के 13वें जो राज्यपाल थे राम प्रकाश गुप्ता, वहां से शुरू करते हुए अभी हाल ही में जो है वो मध्य प्रदेश में जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं छगन भाई मंगू भाई पटेल, उन तक के राज्यपालों के बारे में बात हम लोग करेंगे। तो ये पार्ट 1 था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 भी इसी तरह से पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो जब पार्ट 2 खत्म होगा हमारा, हमने पहले पार्ट में 12 गवर्नर्स 12 मतलब लिस्ट तक क्यों गए हैं, अगले में हम क्यों 8 की बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम लास्ट के 15 मिनट में एमपी के गवर्नर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी देखेंगे, जैसे सबसे लंबे समय तक, सबसे कम समय तक, एक्टिंग गवर्नर, ऐसे कुछ कम से कम 20 से 25 जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो यही इसी वीडियो के बाद वही वो वीडियो भी आपको 1 या 2 दिन में जो है वो मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम ये हमारा पहला इनिशिएटिव है। अब हम जो है वो आपके साथ यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं और आपको बेहतर चीजों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो खराब ना हो और आपके पास व्यवहारिक ज्ञान भी हो उससे जुड़ा हुआ। जैसे आज आपने 1992 के दौरान जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक जो मुद्दे हैं उसके ऊपर भी देखा। 9वीं 10वीं विधानसभा के बारे में भी चर्चा करी आपने। तो सभी को धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी आपसे इसी वीडियो के पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।